होंडा को इंडिया के अंदर कार बेचते हुए पूरे 28 साल हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी इंडिया के अंदर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2025 की रैंकिंग लिस्ट में होंडा टॉप 5 में भी कोई जगह नहीं बना पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि होंडा इतना पीछे उन ब्रांड्स से है जिनको अभी इंडिया में आए हुए कुछ ही साल हो रहे हैं, और होंडा उनकी टोटल सेल्स का 30% भी अचीव नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होंडा का ये हाल केवल 2025 में ही दिख रहा है, 2024 में भी इनका यही हाल था, जिसके चलते होंडा ने नेगेटिव ग्रोथ में फर्स्ट पोजीशन अचीव करी पूरे -24% के साथ। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि होंडा ये शानदार परफॉर्मेंस केवल इंडिया में ही दिखा रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि होंडा का ये परफॉर्मेंस ग्लोबली भी देखने को मिल रहा है। जहां 2025 में होंडा को ऑटोमोटिव सेक्टर में 1.1 बिलियन का लॉस हुआ और अकेले एशिया में 14.6% की गिरावट देखने को मिली। तो ये आंकड़े साफ साफ ये बता रहे हैं कि होंडा की गाड़ियां केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बिकने में दिक्कतें आ रही है। लेकिन वेट, आपसे एक सिंपल सा सवाल, अगर आज आपको 10 से 20 लाख के बजट में कोई कार लेने जाना हो, तो क्या आपका पहला थॉट होंडा होगा? नहीं ना, आपके मन में पक्का क्रेटा, सेल्टोस, सियरा और दूसरी गाड़ियों का ही ख्याल आएगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों होंडा की गाड़ियां डिस्कशन से बाहर होती जा रही हैं? जबकि एक टाइम था जब इंडिया में कोई अपनी पहली गाड़ी लेने की सोचता था तो उसके मन में पहला ख्याल होंडा का ही आता था, स्पेशली होंडा सिटी का। लेकिन आज वो भी सेल्स के मामले में वैग ग्रुप की गाड़ियों से पीछे ही दिखाई दे रही है। तो क्या सही में होंडा इंडिया में अपना चार्म लूज कर रहा है, या मार्केट इतना जल्दी चेंज हो रहा है कि होंडा अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा है? लेकिन अगर ऐसा ही है तो दूसरे ब्रांड्स जैसे किया, स्कोडा, वॉक्सवैगन और एमजी इंडिया में कैसे होंडा से ज्यादा गाड़ियां बेच पा रहे हैं? लेकिन यार, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपके इस एफर्ट से चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, होंडा अभी तक इंडिया में टोयोटा वाला गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। जैसे टोयोटा रिलायबिलिटी के नाम पे खूब गाड़ियां बेचता है, वैसे ही ये अपने इंजन की बदौलत खूब गाड़ियां बेचने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे तो ये लगता है कि ये अभी भी यही कर रहे हैं। पर शायद अब होंडा को ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि ऐसे इनकी दाल निकलने वाली इंडिया में। इसलिए थोड़े टाइम पहले कुछ मीडिया वालों और ऑटो इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जापान लेके गए थे, ताकि वो वहां जाके ये देखें कि होंडा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और वो किन न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और भारत में कौन सी नई गाड़ियां लेके आने वाले हैं, जिससे कि कार बायर्स को ये मैसेज जा सके कि होंडा भारत को लेके कितना एक्टिव है। और होंडा ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी करी कि हम 2030 तक इंडिया में 10 गाड़ियां लेके आने वाले हैं, जिसमें एसयूवी और इलेक्ट्रिक कारें शामिल होंगी। लेकिन मेन मुद्दा तो यही है कि आखिर होंडा इतना इंतजार कर क्यों रहा है, जबकि होंडा इंडिया में केवल अभी 3 ही गाड़ियों के ऊपर ऑपरेट कर रही है, और इनको अभी अपना लाइनअप बढ़ाने की जरूरत है जल्दी से जल्दी, जिससे दूसरी कंपनियां जो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरह की गाड़ियां ऑफर कर रही हैं, उस लाइनअप को ये मैच कर पाए और लोगों के पास भी होंडा की गाड़ियों को लेने के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हो। जबकि होंडा ऐसा नहीं कर रहा है। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो 2027 तक अपनी एक नेक्स्ट गाड़ी लेके आएंगे, जो कि एसयूवी होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक वर्जन में होगी बजाय आइस वर्जन के, जो कि मेरे ख्याल से होंडा का बहुत गलत डिसीजन है। उनको यहाँ भी जरूरत थी कि वो जल्दी से जल्दी एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करते, फ्रॉन्क्स या फिर काइलैक जैसी, जिससे कि वो अभी कॉम्पिटिशन में बने रहते और अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी काम कर पाते, जैसा कि बहुत सारे ब्रांड्स अभी कर भी रहे हैं। जैसे कि स्कोडा ने अपनी कुशाक का फेसलिफ्ट निकाला और एमजी वालों ने ग्लॉस्टर का, उनके डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस और फीचर्स ऐड करके, ताकि जो दूसरी गाड़ियां मार्केट में आई हैं जैसे कि सियरा और किया की सेल्टोस, वो उन गाड़ियों से कोप अप कर सके। जबकि होंडा वाले इसका उलट कर रहे हैं, वो गाड़ियों के साइड में स्टिकर्स और नया नाम रख के मार्केट में उतार रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये गाड़ियां अच्छी सेल्स करेंगी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले होंडा की WRV RS पुणे में स्पाइड की गई थी, जो कि इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया हुआ वर्जन था, जिसे देख के ऐसा तो लगता है कि होंडा की ये प्लानिंग है कि वो जल्दी से जल्दी इंडिया में कोई छोटी एसयूवी लॉन्च करे, और अगर होंडा ये 2026 के मिड तक कर देता है तो ये होंडा के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन अगर होंडा ऐसा नहीं करता है और इसके R&D और रिसर्च में ही 1-1.5 साल लगा देता है, तो जो सेल्स होंडा की अभी आ भी रही है वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि बाकी ब्रांड्स मार्केट में बहुत एग्रेसिवली अपनी गाड़ियां उतार रहे हैं, और शायद 2026 के एंड तक इंडिया में अलग अलग ब्रांड्स की 20 से 25 गाड़ियां आने वाली हैं, जिसका सामना करना होंडा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जीएसटी कट होने के बाद से सब 4 मीटर कैटेगरी वाली गाड़ियों में इतना ज्यादा उछाल आ गया है कि नेक्सॉन, ब्रेजा, XUV 3XO और वेन्यू जैसी गाड़ियां महीने की 20-20 हजार यूनिट्स सेल कर रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें होंडा को जल्दी से जल्दी काम कर लेना चाहिए, जिससे वो भी सेल्स रैंकिंग में एटलीस्ट टॉप 5 में तो आ ही जाए। पहला तो यह है कि होंडा को अपने बड़े भाई टोयोटा से ये सीखना चाहिए कि ब्रांड वैल्यू का यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि टोयोटा पूरी दुनिया में अपनी एसयूवीज और एमपीवीज कारों के लिए जानी जाती है, जैसे कि क्रूज, वेलफायर और कैमरी जैसी बड़ी सीडान्स के लिए भी, जिससे कि टोयोटा की हम इंडियंस के दिमाग में एक अच्छी ब्रांड इमेज बन जाती है। और इसी परसेप्शन में जब टोयोटा की रिलायबिलिटी वाला फैक्टर ऐड हो जाता है, तो इंडिया में वो टोयोटा के लिए सोने पे सुहागा वाला काम कर जाता है। और ये ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा कमाल करती है कि लोग ग्रैंड विटारा से ज्यादा हाई राइडर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि टोयोटा का लोगो उनकी कारों को ज्यादा प्रीमियम फील करवाता है एज कम्पेयर टू मारुति लोगो, और साथ ही टोयोटा की सर्विस और रिलायबिलिटी अलग ऐड हो जाती है।
और ये चीज हमें XUV 3XO और काइलैक वाले एग्जांपल में भी दिखती है। दोनों लगभग सेम फीचर्स, सेम पावर, सेम साइज और लगभग सेम प्राइस पॉइंट पे ही आते हैं, जबकि 3XO कई मायनों में काइलैक से ज्यादा साबित होती है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो काइलैक को लेना पसंद करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसमें उनको स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है और साथ में ये सेटिस्फेक्शन भी कि उनकी कार इंजीनियरिंग वाइज ज्यादा बेहतर है महिंद्रा से, क्योंकि हर कोई अपनी गाड़ी को प्रीमियम ब्रांड के साथ जोड़ना चाहता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कोई ये दिखाना चाहता है कि उन्होंने कोई छोटे मोटे ब्रांड की कार नहीं ली है बल्कि एक प्रीमियम ब्रांड की कार ली है। और यही कारण है कि टोयोटा दूसरे ब्रांड की सस्ती गाड़ियों पे अपना लोगो लगा के उसे हाईयर प्राइस पे बेच रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होंडा इस प्रीमियम ब्रांड की इमेज वाले फैक्टर को जानता नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जब होंडा ने इंडिया में गाड़ियां बेचना शुरू करी थी तब इन्होंने अपनी प्रीमियम और ग्लोबली नोन कारों को भी इंडियन मार्केट में उतारा था, जैसे कि अकॉर्ड, सिविक और CR-V, जो महंगी तो थी लेकिन लोगों के मन में होंडा की कारों को लेके प्रीमियम ब्रांड वाली फीलिंग डेवलप करने में कामयाब हो पाई थी, जिससे होंडा उस टाइम पे सेम सेगमेंट की कारों को दूसरे ब्रांड के मुकाबले ज्यादा प्राइस पे बेच रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांड इमेज के कारण। तो कुल मिला के बात यह है कि होंडा को दोबारा से इंडिया में एक प्रीमियम ब्रांड वाली इमेज क्रिएट करने की जरूरत है, और ऐसा करने के लिए इनको अपनी सिविक, अकॉर्ड और SUV में पासपोर्ट जैसी गाड़ियों को इंडिया में लाना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि वो बाहर से इंपोर्ट होंगी, उनके प्राइस ज्यादा होंगे जिसके कारण वो इंडिया में कम बिकेंगी, लेकिन वो होंडा की इमेज को रिबिल्ड करने में मदद जरूर कर देगी, जिसके साथ इनकी गाड़ियों का लाइनअप भी ग्रो होगा जो कस्टमर्स को ज्यादा ऑप्शन दे पाएगा। इसके अलावा होंडा को अपनी गाड़ियों के लुक्स और इंटीरियर को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इनकी तीनों गाड़ियों को उन्हीं सेगमेंट की दूसरे ब्रांड्स की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो वो काफी पीछे नजर आती हैं। ना उनमें शार्प कट और क्रीजेस देखने को मिलते हैं और ना ही एग्रेसिव फ्रंट लुक, जिससे होंडा की गाड़ियां काफी सिंपल, डल और बहुत ही बेसिक सी लगती है, और उनका प्रीमियमनेस वाला फैक्टर भी गायब हो जाता है, जिससे इनकी गाड़ियां यंगर जनरेशन को कम और ओल्डर जनरेशन को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। वहीं इनका इंटीरियर भी बहुत ही ओल्ड स्कूल वाली वाइब देता है, पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि नेगेटिव वे में। स्पेशली इनकी जो पुरानी वाली अमेज आती थी जिसमें स्टीयरिंग में राउंड डिजाइन वाले कंट्रोल आते थे और गियर का सेटअप भी बहुत भद्दा सा दिखता था। हालांकि होंडा ने अब न्यू अमेज और एलिवेट के इंटीरियर्स में सुधार तो किए हैं, पर मुझे वो पर्सनली अभी भी बाकी ब्रांड्स के इंटीरियर की तुलना में आउटडेटेड ही लगते हैं, जबकि स्कोडा के इंटीरियर्स सिंपल और सोफिस्टिकेटेड होने के बावजूद भी प्रीमियम वाली फील देते हैं। पर बाकी ब्रांड जहां अपनी गाड़ियों में ट्रिपल डिस्प्ले और लेवल 2 ADAS से भी ऊपर वाली चीजें ला चुके हैं, वहीं होंडा अभी तक अपनी एलिवेट में वही पुराना सा डिजाइन वाली और आउटडेटेड से लगने वाली UI UX वाला इंफोटेनमेंट स्क्रीन दे रहा है, वो भी बिना 360 डिग्री कैमरा के। साथ ही फ्रंट तक की सीटों में अभी तक वेंटिलेटेड सीट्स देखने को नहीं मिलती है। वैसे तो एलिवेट में पैनारोमिक सनरूफ भी नहीं आता है, पर मेरे ख्याल से वो गाड़ी में होना ना होना इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। पर हाँ, इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से कई लोग एलिवेट को लेने का प्लान सिर्फ इसलिए कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उसमें पैनारोमिक सनरूफ नहीं है। पर एक चीज जिसमें होंडा की तारीफ करनी पड़ेगी वो है एर्गोनॉमिक्स, जिसमें होंडा बाकी सभी ब्रांड से काफी आगे है। इन्होंने अपनी तीनों गाड़ियों में हर एक चीज को ऑपरेट करने के लिए डेडिकेटेड बटन्स दिए हुए हैं बजाय टच सेंसर्स के, जो आजकल ट्रेंड बन चुका है। पर होंडा की लेट लतीफी के कारण ये सारी छोटी छोटी चीजें लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। इसके अलावा होंडा को CNG और हाइब्रिड पे भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक डिजायर उसी सेगमेंट में आती है, जिसमें होंडा की अमेज आती है, जो ड्राइविंग फील एंड फीडबैक वाइज और पावर आउटपुट वाइज डिजायर से ज्यादा अच्छी फील होती है। लेकिन डिजायर की जहां महीने में 20,000 तक यूनिट्स बिक जाती हैं, वहां अमेज एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने के बावजूद भी महीने की केवल 2000 यूनिट्स ही मुश्किल से उठा पाता है। और इसका केवल एक ही कारण है, वो है अमेज में फैक्ट्री फिटेड CNG का ऑप्शन ना मिलना। हालांकि वो डीलरशिप वाले अपने लेवल पे दे देते हैं, लेकिन OEM फिटेड ना होने की वजह से इसकी सेल्स को काफी नुकसान पहुंचता है, जो कि होंडा वालों को देना चाहिए, जैसे मारुति और टाटा वाले लगा के देते हैं। स्पेशली टाटा जो ड्यूल सिलेंडर वाली CNG अपनी गाड़ियों में लगा के देता है, जिससे बूट भी इंक्रीज होता है और ज्यादा रेंज भी मिलती है। वैसा ही कुछ होंडा को भी अपनी अमेज में देना चाहिए, जिससे अमेज की सेल्स भी डिजायर के कंपैरिजन में अच्छी हो सके। लेकिन होंडा ने पता नहीं कौन सा गणित जमा रखा है कि वो अभी तक CNG इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, जबकि अगर हम मारुति की टोटल सेल्स देखें तो वो 33% केवल CNG मॉडल से ही आ रही है। CNG के अलावा होंडा इंडिया में हाइब्रिड के मामले में भी ढिलाई कर रहा है, जबकि ये होंडा को अभी तक अपनी सभी गाड़ियों में दे देना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ अभी तक अपनी होंडा सिटी में ही दे रहे हैं, वो भी सिर्फ टॉप ZX वेरिएंट में। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होंडा टोयोटा के बाद पूरी दुनिया में अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। इसके बावजूद होंडा का अभी तक अपनी सबसे प्रोमिनेंट कार एलिवेट में ये हाइब्रिड सिस्टम ना लाना समझ से परे है, क्योंकि मारुति तक अपनी खुद की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी टोयोटा से ली हुई हाइब्रिड सिस्टम पे ग्रैंड विटारा और ब्रेजा बेच रही है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मारुति ये कर रहा है तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंडियन मार्केट में कितना मेजर फैक्टर अदा कर रही होगी। और इसी को शायद अब वो अपनी नॉर्मल फ्रॉन्क्स में भी लाने वाले हैं, जबकि टर्बो वेरिएंट में वो ऑलरेडी माइल्ड हाइब्रिड दे ही रहे हैं। इसके अलावा होंडा को अपने इंजन्स के NVH लेवल्स पर भी काम करने की जरूरत है, जिसकी लोग काफी कंप्लेंट करते हैं कि कुछ दूर गाड़ी चलाने पे वो कोयल जैसी कानों में लगती है।
लेकिन कुछ और दूर गाड़ी चलाने पे वो कौवे जैसी कानों में चुभती है। और ये मैं ऐसी मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये सही में एक बहुत बड़ी दिक्कत है अगर हम इसको सेल्टॉस और बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें तो। और ऐसा करने के साथ साथ होंडा को अपने नए इंजन भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए, स्पेशली इनका जो 1.5 लीटर वीटेक टर्बो इंजन है जो एलिवेट और होंडा सिटी के लिए बहुत सही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ 1.0 लीटर टर्बो इंजन जो अमेज के लिए बहुत सही रहेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो होंडा सिटी और एलिवेट में परफॉर्मेंस का गैप क्रिएट हुआ है वो ये इंजन इजिली भर पाएंगे और मार्केट में जो दूसरी सिडान्स हैं जैसे वर्ना, स्लाविया, वर्टस उनसे भी कम्पीट कर पाएंगे क्योंकि उन सभी में टर्बो इंजन पहले से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एलिवेट में भी टर्बो इंजन आएगा तो वो न्यूली लॉन्च हुई सियरा और सेल्टॉस के बराबर की टक्कर ले पाएगी और ये काम वो जल्दी कर सकते हैं क्योंकि ये इंजन ऑलरेडी होंडा इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सिविक और सीआरवी में दे रहा है जो 180 bhp और 240 Nm का टॉर्क बनाता है। और अगर होंडा ये इंजन इंडिया में लाता है तो पावर के मामले में बाकी सभी गाड़ियों से टॉप पे रहेगा क्योंकि क्रेटा, सियरा, सेल्टॉस तीनों में ही 158 bhp की पावर मिलती है। हाँ, ये इंजन बाहर से इंपोर्ट होंगे तो टर्बो वेरिएंट्स की कॉस्ट तो बढ़ेगी, पर रफ्तार के शौकीन बाकी ब्रांड्स की टर्बो इंजन के बजाय होंडा के टर्बो इंजन पे ज्यादा भरोसा करेंगे, ये बात तो पक्की है। तो अगर होंडा को इंडियन मार्केट में अपनी लंका लगाने से बचानी है तो इन सारे पॉइंट्स पे होंडा को जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है और एटलीस्ट तब तक जब तक वो कोई सब 4 मीटर वाली गाड़ी मार्केट में नहीं उतार देते। बाकी आप बताओ कि होंडा को इंडियन मार्केट में और क्या सुधार करने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।